सबको नमस्ते, सबको राम राम भाई, सबका स्वागत। आज डेट है 12 जून 2025, बृहस्पतिवार है, ऑर्गेनन डे है। और आज ऑर्गेनन में हम चलेंगे 91 एफोरिज्म से। और हमारा केस स्टडी चल रहा है, ये केस टेकिंग का पार्ट चल रहा है। तो 91 एफोरिज्म में हनीमैन साहब कह रहे हैं कि द सिम्टम्स and feelings of the patient during a previous course of medicine do not furnish a pure picture of the disease. But on the other hand, those symptoms and ailments which he suffered from before the use of medicines or after they had been discontinued for several days give the true fundamental idea of the original form of the disease. And these especially the physician must take note of. समझ रहे सर भाई? जी सर। कह रहे हैं कि जो सिम्टम्स और फीलिंग्स हैं पेशेंट की, जो प्रीवियस कोर्स ऑफ मेडिसिन के दौरान आती हैं, यानी कि कोई अगर मेडिसिन खा रहा है पेशेंट पहले से, तो उसकी वजह से जो सिम्टम और फीलिंग्स इस समय आ रही हैं उनकी बीमारी की और उस मेडिसिन के कोर्स के साथ, तो कह रहे हैं कि फर्निश नहीं कर सकते प्योर पिक्चर ऑफ डिजीज को, यानी कि जो नेचुरल डिजीज है उसकी प्योर पिक्चर नहीं मिल पाएगी, नहीं तैयार हो पाएगी। क्यों? क्योंकि वो जो मेडिसिन खा रहा है पेशेंट, उसके भी सिम्टम उसमें मिक्स हो रखे हैं। बट ऑन द अदर हैंड दोज सिम्टम्स एंड एलिमेंट्स विच ही सफर्ड फ्रॉम बिफोर द यूज ऑफ द मेडिसिन और आफ्टर दे हैड बीन डिसकंटिन्यूड फॉर सेवरल डेज give the true fundamental idea of the original form of the disease. परंतु दूसरी तरफ वो सिम्टम्स और वो एलिमेंट्स जिससे बंदा सफर कर रहा है, उस मेडिसिन के लेने से पहले जो प्रीवियस कोर्स ऑफ मेडिसिन खा रहा है, इस मेडिसिन से लेने से पहले जो पिक्चर थी, जो सिम्टम और एलिमेंट थी, या फिर जो प्रीवियस मेडिसिन चल रही है उसको डिसकंटिन्यू करने के बाद कई दिनों तक जो सिम्टम एंड एलिमेंट्स बचेंगी, या फिर जो पहले थी उस मेडिसिन को यूज करने से पहले, वही ट्रू फंडामेंटल आइडिया देंगी ओरिजिनल फॉर्म ऑफ डिजीज का। एंड दीज स्पेशली द फिजिशियन मस्ट टेक नोट ऑफ। और ये भाई विशेष रूप से फिजिशियन को इस बात का संज्ञान लेना होगा। डॉक्टर अजय भाई, ठीक है जी। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई पेशेंट मेडिसिन खा रहा है पहले से, तो अब हमारी ड्यूटी बनती है या तो हम पूछें कि भाई इस मेडिसिन को शुरू करने से पहले आपको क्या क्या दिक्कतें थी, या तो ये पूछें, और या फिर हम इसको डिसकंटिन्यू कर दें, एसएल दे दें। अगर केस बहुत इमरजेंसी है, सीरियस नहीं है डॉक्टर सर, तो अब हम यहाँ पर उसकी मेडिसिन बंद करवा के उसको 2, 4, 5 दिन, 1 हफ्ते का एसएल खिलाएं। उसके बाद जो पिक्चर बचेगी उसके डिजीज और एलिमेंट की, वो फिर काफी हद तक ओरिजिनल डिजीज की तरफ लेके आएगी हमें। और तब हम एंटीडोट भी दे सकते हैं, मतलब अगर किसी को हमें देखना पड़े कि जी एंटीडोट कहीं ऐसा लगे कि एंटीडोट देने की जरूरत है, मतलब उसमें शायद बहुत ज्यादा मेडिसिन खा ली है, तो वहाँ अगर हम एंटीडोट देख के भी रियल पिक्चर भी ला सकते हैं। इसमें 3 तरह की बातें आएंगी। अगर इमरजेंसी है पेशेंट के साथ, पेशेंट के पास समय नहीं है, उसका बीमारी थोड़ा ज्यादा उसको नुकसान कर देगी, तो यहाँ एज ए होल पिक्चर बना लो। जो अब की पिक्चर है, चाहे इसमें डिजीज सिम्टम भी हैं, मेडिसिनल सिम्टम भी हैं, चाहे ओरिजिनल भी हैं, जैसी भी पिक्चर है उस पिक्चर के हिसाब से चल लो। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है कि मेडिसिन को डिसकंटिन्यू करा दो, एसएल दे दो। और तीसरा तरीका यह है कि यदि कोई होम्योपैथिक मेडिसिन पहले से खा रहा है, या कोई ऐसा ड्रग सब्सटेंस खा रहा है जिसको आप एंटीडोट कर सकते हो, तो आप उसको एक एंटीडोट की डोज भी दे सकते हो पहले।
आप सही कह रहे हो। जैसे कई बार हम करते हैं कि कोई पेशेंट एलोपैथिक एंटीबायोटिक खा के आ रहा है तो जनरली बोल दिया जाता है बड़े औषधि के द्वारा कि नक्सोमिका की एक डोज पहले दे देते थे उसको एंटीडोट करने के लिए। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात यही है कि पेशेंट को देख के चलना पड़ेगा। अगर पेशेंट के पास समय है, कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं है, उसकी हेल्थ को खतरा नहीं है, तो सबसे अच्छा रहता है कि मेडिसिन को डिसकंटिन्यू करा के और अपना एसएल दे के उसकी प्योर पिक्चर को थोड़ा सा रेक्टिफाई किया जाए। ये केस टू केस वैरी करेगा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है सर। When the disease is of a chronic character and the patient has been taking medicines up to the time he is seen, the physician may with advantage leave him some days quite without medicine, or in the meantime administer something of an unmedicinal nature and defer to the subsequent period the more precise scrutiny of the morbid symptoms, in order to be able to grasp in their purity and permanent uncontaminated symptoms of the old affections and to form a faithful picture of the disease। तो कुछ भाव वही आ रहा है जो हमारे बीच में भी डिस्कस हुआ है कि यदि पेशेंट का जो डिजीज है वो क्रॉनिक कैरेक्टर का है और पेशेंट जो है वो मेडिसिन ले चुका है, आपको दिखाने से पहले मेडिसिन ले रहा है, तो फिजिशियन को चाहिए, फिजिशियन में विद एडवांटेज लीव हिम सम डेज क्वाइट विदाउट मेडिसिन। फिजिशियन इसका एडवांटेज ऐसे ले कि वो छुड़वा दे पेशेंट कुछ दिन के लिए वो मेडिसिन, कि भाई वो मेडिसिन मत लेना, उस 10 दिन के बाद आना, या इन द मीन टाइम एडमिनिस्टर समथिंग ऑफ एन अनमेडिसिनल नेचर एंड डेफर टू ए सब्सिक्वेंट पीरियड द मोर प्रिसाइज स्क्रूटनी ऑफ द मॉर्बिड सिम्टम्स। या तो कोई पेशेंट अगर समझदार है, ऐसा वेल नॉलेजेबल है, तो उसे कह दो भाई अगले हफ्ते आइए, चलो कुछ मत ले। या फिर आप उसे कुछ ऐसा दे दो जो अनमेडिसिनल नेचर का हो, यानी कि हमारा एसएल, और उसे दे करके स्थगित कर दे सब्सिक्वेंट पीरियड के लिए, और उस दौरान उसका जो है प्रिसाइज स्क्रूटनी करता रहे मॉर्बिड सिम्टम्स की, कि अब क्या घटा, क्या रह रहा है, क्या कम हुआ, क्या ज्यादा, स्क्रूटनी रखे, इन ऑर्डर टू बी एबल टू ग्रैस्प इन देयर प्योरिटी द परमानेंट अनकंटामिनेटेड सिम्टम्स ऑफ द ओल्ड अफेक्शन एंड टू फॉर्म ए फेथफुल पिक्चर ऑफ द डिजीज। और ये सारा इसलिए करना है फिजिशियन को ताकि वो पकड़ पाए प्योरिटी के साथ एक परमानेंट अनकंटामिनेटेड सिम्टम्स को ओल्ड अफेक्शन के या नेचुरल डिजीज के, और बना सके उससे एक फेथफुल पिक्चर डिजीज की। इसलिए उसको ये करना होगा। डॉक्टर दीपशिखा 91 एफोरिज्म हुआ है ये। तो हाँ, तो इसमें कह रहे हैं यदि कोई पहले से मेडिसिन खा रहा है तो उसकी मेडिसिन या तो डिसकंटिन्यू करा दो कुछ दिन के लिए ताकि मेडिसिन के जो सिम्टम है वो चले जाएं, या फिर उसको एसएल दे दो कुछ दिन के लिए और उसके कुछ समय के लिए, और उस समय तक उसकी पिक्चर को ट्रेस करते रहो, इन्वेस्टिगेट करते रहो। ठीक है जी। और ये सारा का सारा इसलिए करना है ताकि आपको प्योर पिक्चर मिल जाए, परमानेंट अनकंटामिनेटेड सिम्टम्स मिल जाए ओल्ड अफेक्शन के। 92 में कह रहे हैं बट डॉक्टर सर आपकी बातों का जवाब यही आएगा सब कि भाई उसको एंटीडोट करना है, क्या करना है, ये देखो यही भाव था आपका। 92 में कह रहे हैं कि बट इफ इट बी ए डिजीज ए रैपिड कोर्स एंड इफ इट सीरियस करेक्टर एडमिट ऑफ नो डिले। यदि डिजीज रैपिड कोर्स का है, बहुत तेजी से बढ़ जाएगा, अगर आपने नई दवाई दी तो मरीज को नुकसान हो जाएगा, और यहाँ पर डिले करना नहीं बनता। कोई सीरियस करेक्टर इसका ऐसा है कि वो आपको उसकी वजह से आप डिले नहीं कर सकते प्रेस्क्रिप्शन को। तो कह रहे हैं द फिजिशियन मस्ट कंटेंट हिमसेल्फ विद ऑब्जर्विंग द मॉर्बिड कंडीशंस अल्टर्ड दो इट मे बी बाय मेडिसिन। तो पेशेंट को अपने आप को यहाँ संतुष्ट करना पड़ेगा, अपने आप को इसी से काम चलाना पड़ेगा कि वो ऑब्जर्व कर ले अब जो मॉर्बिड कंडीशन है पेशेंट की,
यद्यपि वो मेडिसिन के द्वारा भले ही अल्टर्ड भी है, तब भी उस मॉर्बिड कंडीशन को ऑब्जर्व कर ले। इफ ही कैन नॉट असरटेन व्हाट सिम्टम वर प्रेजेंट बिफोर द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द मेडिसिन, यदि वो ये तय नहीं कर सकता कि सिम्टम्स क्या था उस मेडिसिन के एम्प्लॉयमेंट से पहले ओरिजिनल, तो अब वो अब की मॉर्बिड कंडीशन को ऑब्जर्व कर ले। In order that he may at least form a just apprehension of the complete picture of the disease in its actual condition, और ये इसलिए करना चाहिए ताकि वो कम से कम एक जस्ट एप्रीहेंशन ऑफ द कंप्लीट पिक्चर तक तो पहुंच जाए, एक आभासी कंप्लीट पिक्चर तो बना ले डिजीज की, एक्चुअल कंडीशन की, दैट इज टू से ऑफ द कंजॉइंट मेलेडी फॉर्म्ड बाय द मेडिसिनल एंड ओरिजिनल डिजीज। कहने का मतलब है कि एक ऐसी पिक्चर बना ले जो जॉइंट कंजॉइंट मेलेडी के रूप में आएगी निकल के, जो मेडिसिनल अल्ट्रेशन के द्वारा जो खा रहा है और ओरिजिनल डिजीज जो था उसका, उन दोनों की मिली जुली एक कंजॉइंट मेलेडी के रूप में एक पिक्चर, एप्रीहेंसिव डिजीज पिक्चर आ जाएगी आपके पास। Which from the use of inappropriate drug is generally more serious and dangerous than was the original disease। और वो जो कंजॉइंट मेलेडी जो है, जो मेडिसिनल और ओरिजिनल डिजीज की वजह से है, which from the use of inappropriate, जो कि बन चुकी है इनएप्रोप्रिएट ड्रग लेने की वजह से, जो कि जनरली मोर सीरियस एंड डेंजरस मिलेगी देन द ओरिजिनल डिजीज से। जाहिर सी बात है, तो कॉम्बो मिलेगा यहाँ, या तो गठजोड़ मिलेगा। एंड हैंस डिमांड प्रॉम्प्ट एंड एफिशिएंट एड, और यहाँ पर मांग है इस केस की कि तत्काल प्रभाव से बिना विलंब किए एक एफिशिएंट यहाँ एड दी जाए। तो यहाँ जनरली जेस्चर को लेकर के, जनरली जो प्रेजेंट कंडीशन ऐसी है जो इसकी डेथ का कारण बनने वाली है। बड़े सर बोलते थे डॉक्टर सर कि आप ऐसा बेड साइड पेशेंट है, एक तरह से ये बेड साइड पे जाके देखो तो आप वहां वो तय करो जिसकी वजह से इस बंदे की जान जाएगी। जैसे कोई आप गए हॉस्पिटल में, आपने देखा कि इसको डायरिया बहुत ज्यादा है, अगर इसका डायरिया नहीं रोका गया तो ये डिहाइड्रेशन से मर जाएगा, या कोई रेस्पिरेटरी अरेस्ट से मरने वाला है, या कोई पल्स किसी की इतनी धीमी होती जा रही है उससे मरने वाला। तो बेसिकली सर उस पे वहां बताते थे कि उस पे फोकस करो जो सिम्टम उसकी जान के लिए सबसे ज्यादा खतरा बना हुआ है, उसको हंट करो पहले, है ना दीपशिका, याद आ रहा होगा आपको? जी बिल्कुल बिल्कुल बस। तो ऐसे पेशेंट को हॉस्पिटल में ऐसे डील करते थे, तो बड़े सर बड़े अच्छे तरीके से उसका कोई जेस्चर उठा लेते थे। जैसे किसी की एक केस था जिसमें रुक रुक के ब्रीदिंग आ रही थी, इंटरप्टेड ब्रीदिंग थी, वो उठा ली थी, इसका सांस जो टूट टूट के आ रहा, इंटरप्टेड ब्रीदिंग से उसमें पहुंच गए थे रूब्रिक में, है जी। किसी को देखा कि ये छटपटा रहा है बेड पे, कभी इधर लेट रहा कभी इधर लेट रहा, तो बेड एवर्जन टू आर्निका वगैरह ऐसे, तो ये ऑब्जर्वेशन पे जाएगी फिर मेडिसिन आपकी ज्यादातर ऐसे केसेस में। जब तक आपको पिक्चर ना मिले तो आप पेशेंट को उसके जेस्चर से, उसके स्टेट से, उसके वर्ड से, जो भी है वहां उससे काम चलाएंगे एक एफिशिएंट एड देने के लिए। And by thus tracing out the complete picture of the disease, he will be enabled to combat it with a suitable homeopathic remedy, so that the patient shall not fall a sacrifice to the injurious drug he has swallowed। और इस तरह से ट्रेस करता हुआ फिजिशियन ट्रेस कर लेता है, मान लो ट्रेस आउट द कंप्लीट पिक्चर ऑफ द डिजीज, इस तरह से आगे बढ़ते हुए कंप्लीट पिक्चर ऑफ द डिजीज को ट्रेस आउट कर लेता है फिजिशियन, और कह रहे हैं ही विल बी अनेबल टू कॉम्बैट इट विद ए सुटेबल होम्योपैथिक रेमेडी, और ऐसे फिर आगे चल के सक्षम हो जाता है वो सामना करने के लिए एक सुटेबल होम्योपैथिक रेमेडी के द्वारा। सो दैट द पेशेंट, बल्कि कहा कि करे ऐसा ताकि पेशेंट जो है वो सैक्रिफाइस ना हो जाए इन इंजूरियस ड्रग्स के द्वारा, इनकी बलि ना चढ़ जाए, इनकी भेंट ना चढ़ जाए जो वो खा रहा था।
तो इसलिए वो पेशेंट को धीरे धीरे हैंडल करता हुआ फिजिशियन एफिशिएंट एड देता हुआ कंप्लीट पिक्चर की तरफ बढ़ेगा, कंप्लीट पिक्चर बना ले और फिर उसको पेशेंट को बचा ले एक सुटेबल होम्योपैथिक रेमेडी के द्वारा। तो ये वन साइडेड टाइप का भी हो जाएगा। सिंगल सिम्टम कोई प्रोमिनेंट मिल गया तो उससे कुछ बाहर निकल के आया पेशेंट, 3 दिन बाद बुलाया, 2 घंटे बाद देखा, 2 दिन बाद देखा तो पता चला कि अब दूसरी मेडिसिन के 2-3 सिम्टम मिल रहे, अब दूसरी दे दी। फिर ऐसे पता चला कि 1 हफ्ते बाद फिर पता चला किसी मेडिसिन को 50% टोटलिटी मैच कर रही, फिर वो दे दी। फिर ऐसे चलते चलते वो मैनी प्रिस्क्रिप्शन को सक्सेशन में अपग्रेड करेगा इन केसेस में, है ना दीपशिका? हाँ जी 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 हमारी जी मेडिसिन इसमें बहुत तेजी से बदल सकती हैं। जैसे स्टेट बदलती जाएंगी पेशेंट की, किसी मेडिसिन की पिक्चर निकलती आती जाएगी, ऐसे भाई आपकी मेडिसिन उसको बाहर लेकर आएगी। और जो एक सफिशिएंट कंप्लीट पिक्चर मिल जाएगी तो फिर आपकी मेडिसिन जो है अब उसको सिंगल डोज या वो डोज उसको थोड़ा लंबे समय तक लेके आगे बढ़ेगी। डॉक्टर श्रेय, डॉक्टर यस श्रेय, तो भाई ये है दोस्त। सर। तो अभी ये सेकंड पार्ट आया, एंटीडोट का नहीं आया है अभी, अभी आया कंबाइंड पिक्चर को लेके आगे बढ़ने का। 93 में कह रहे हैं कि इफ द डिजीज हैज बीन ब्रॉट ऑन ए शॉर्ट टाइम or in the case of a chronic affection a considerable time previously by some obvious cause, then the patient or his friends when questioned privately will mention it either spontaneously or when carefully interrogated। अभी चूंकि केस स्टडी चल रही है तो अभी दूसरा पार्ट आ रहा है। कह रहे हैं कि यदि डिजीज आपके पास लाया गया है ऑन ए शॉर्ट टाइम, इफ द डिजीज हैज बीन ब्रॉट ऑन ए शॉर्ट टाइम, यदि डिजीज अभी पहले ठीक था, कोई जर्नी है नहीं, अभी कुछ समय पहले ही हुआ है और वो आपके पास लाया है ना। जी 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 और इन ए केस ऑफ क्रॉनिक अफेक्शन ए कंसिडरेबल टाइम प्रीवियसली बाय सम ऑब्वियस कॉज देन द पेशेंट, और या फिर अगर केस क्रॉनिक अफेक्शन का है, अभी तो पहले वाले में एक्यूट का भाव आ रहा है कि यदि कोई एक्यूट की तरह से अभी आया है, या फिर कोई क्रॉनिक अफेक्शन का है जो कि कंसिडरेबल टाइम से है प्रीवियसली बाय सम ऑब्वियस, किसी कारण की वजह से, किसी ऑब्वियस कॉज की वजह से, कह रहे देन द पेशेंट और हिज फ्रेंड्स व्हेन क्वेश्चन प्राइवेटली। तो यहाँ पर पेशेंट से या उसके फ्रेंड से क्वेश्चन प्राइवेटली भी कर सकते हो, यानी कि पेशेंट की एब्सेंस में उसके फ्रेंड से पूछ सकते हो, या फ्रेंड्स को अटेंडेंट्स को बाहर भेज के पेशेंट को से पूछ सकते हो अगर कुछ ऐसा हो रहा। कह रहे विल मेंशन इट। हाँ बेटा, बस इसमें मेंशन है बाय सम ऑब्वियस कॉज, मतलब वहां दोनों केस में कॉज नोन होगा, तो सम ये ऑब्वियस कॉज को कॉज। इन्वेस्टिगेट करने। हाँ, तो हाँ ये हाँ, कॉज को इन्वेस्टिगेट करने कोई की बात हो स्पष्ट रही है ना। कॉज है कि कोई स्पष्ट कॉज है। फॉर एग्जांपल कोई अगर वेनेरियल डिजीज है तो वो ऐसा अपना कोई रिलेशन तो बता नहीं सकता सबके सामने, हाँ तो जी 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 अटेंडेंट्स को बाहर, अगर कोई बिल्कुल सम ऑब्वियस कॉज अगर समझ में आ रहा है तो उसको हाँ पेशेंट, और आपको ऐसा लगता है कि पेशेंट सबके सामने नहीं बताएगा या अटेंडेंट पेशेंट के सामने नहीं बताएंगे फ्रेंड्स, तो वहां हाँ फिर प्राइवेटली क्वेश्चन करे। विल मेंशन इट आइदर स्पॉन्टेनियसली और व्हेन केयरफुली इंटरोगेटेड, और ऐसे मेंशन करे इसको या तो स्पॉन्टेनियसली धीरे धीरे या बड़े केयरफुल तरीके से इंटरोगेट करता हुआ करे, क्योंकि अगर आपने डायरेक्ट क्वेश्चन दाग दिया तो पेशेंट एकदम डिफेंस में चला जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो केयरफुली इंटरोगेटेड करे, स्पॉन्टेनियसली धीरे धीरे आगे बढ़े। इसमें 86 फुटनोट दे रखा है, इसमें बहुत बड़ा अच्छा बताएंगे कि किस तरह से ये सर इसमें केयरफुल। एक चीज ये पूछना था कि जैसे ये हम इंटरोगेशन में बताते हैं कि आप किसी को बाहर भेज सकते हो, तो जो टिमिड पेशेंट होगा या फिर जो मतलब रिजिड होगा, तो वो तो पहले से ही डिफेंस ले लेगा ना कि मुझे किसी को बाहर भेज रहे हैं तो कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं
अपने आप को वैसे हाँ, प्रिपेयर ये कर आपने लेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया। लेकिन डॉक्टर बोरकर सर का बहुत अच्छा जवाब था इस बात को लेके। बोरकर सर बोलते थे कि मैं जो पेशेंट और उसका अटेंडेंट जितने भी आते थे, मैं सबको चैम्बर में एक साथ बुला लेता था पहले। समझ रहे भाई? हम्म। जी सबसे जी। पहले मैं ये नहीं कहता था कि केवल पेशेंट को भेजो या अटेंडेंट को ही भेजो। कहते मैं क्या करता हूँ ऐसे केस में, सबसे पहले जो भी उसके साथ आया है मैं सबको बुला लेता हूँ। और फिर मैं देखता हूँ कि धीरे धीरे जब वो एक नॉर्मल सा माहौल बन जाता है, तो तब मैं 1 बाय 1 करके उनको वो भी डायरेक्ट ना करके एक उस वे में इशारा करके, जैसे भी मैं उनको धीरे धीरे बाहर करता हूँ। मैं एकदम ऐसे नहीं कहता हूँ कि तुम बाहर जाओ या तुम यहाँ रहो। तो ये जो आपने सवाल बिल्कुल। उठाया है प्रैक्टिकल, बहुत ही अच्छा सवाल है आपका डॉक्टर श्रेय। यहाँ में ध्यान रखना होगा, यदि टिमिड पेशेंट है, सिक्रेटिव पेशेंट है, अलर्ट है, तो वहां पे ये ध्यान देना है कि पेशेंट को ये ना पता चल पाए कि ये जानबूझ के मुझे अकेला करके पूछेगा। एक बात। बिल्कुल। दूसरा यह है कि ये जरूरी नहीं है कि ये एक मीटिंग में ही हो जाए। आप पेशेंट के साथ हाँ। थोड़ा सा फ्रेंडली हो जाओ। आज नहीं बिल्कुल बताएगा तो बिल्कुल। कल बताएगा, कल नहीं बताएगा तो परसों बताएगा। लेकिन आपको बिना पूछे छोड़ना नहीं है भाई, क्योंकि बिना इंटरोगेशन के हमारा काम चलेगा नहीं। ये आपका स्किल है कि आप किस तरह से स्पॉन्टेनियसली और केयरफुली, केयरफुली वर्ड यही तो है, केयरफुली। इस केयरफुली का के अंतर्गत हमारा अपना स्किल चलेगा कि हम कैसे पूछ ले रहे हैं। यहाँ तो डॉक्टर बोरकर साहब ने तो और बड़ा मजेदार अपने को वो बताया था केस। एक पेशेंट था जो जिसके मॉरल्स पकड़ में ही नहीं आ रहे थे। तो डॉक्टर बोरकर सर ने, डॉक्टर श्रेय, अपनी अटेंडेंट, अपनी रिसेप्शनिस्ट जो थी फीमेल, उसको इस काम पे लगाया। उसने उसको थोड़ा सा डोरे डालने के लिए बोला, तो वहां से क्लियर हुआ था। दीपशिका याद आ रहा होगा आपको? जी 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 जी, बहुत बिल्कुल तो याद आ रहा उसके मॉरल्स पता चल गए। समझ रहे हो? तो कहां से फिजिशियन निकाल सकता है डॉक्टर श्रेय? पुराने पुराने स्टारवर्ड्स बोलते हैं कि जो पेशेंट को हम क्रैक नहीं कर पाते थे, हम उनसे दोस्ती कर लेते थे। हम उनके हाँ साथ जी। थोड़ा कहीं घूमने, कहीं चाय पे, तो उन्हें हम लंच पे, डिनर पे लंच पे, जाते डिनर हैं। पे, तो ऐसा कर लेते थे। ये तो स्पाई वाला काम है। होम्योपैथिक फिजिशियन जस्ट लाइक ए स्पाई। जी। हाँ, तो ये तो बड़े अच्छे अच्छे काम करे हैं लोगों ने दोस्त। अगर बस बिल्कुल ये ही हार्ड कोर पेशेंट है तो उससे दोस्ती कर लो। अदीप सिंह क्या कह रहे हैं? बस यही कह रहे थे कि ये हमारा प्रैक्टिकल आर्ट है और स्किल है कि कैसे हमें निकलवाना है। और उसी टाइम पे क्या होता है ना कि पहले पेशेंट का ट्रस्ट जीतना बहुत जरूरी होता है कि हाँ आप किस तरह, क्योंकि कुछ को तो आपको बोलने की जरूरत ही नहीं, वो खुद ही सारा कुछ बोल डालेगा, आपको पेज हाँ भरते चले जाएंगे आपके, ऐसा हो जाता है। और कुछ हाँ। जो नहीं बता रहे होते ना, तो उनको हम्म। बहुत तुरंत कुछ भी नहीं करना है, वरना वही वो टच मी नॉट फ्लावर की तरह, प्लांट की तरह हो जाते हैं। तो हाँ। उनको एक मीटिंग, दो मीटिंग में जब उनको आपके ऊपर ट्रस्ट हो जाएगा, तब हम्म। आप उनसे पूछोगे कि देखिए कुछ चीजें हैं जो डिटेल्स हमें चाहिए, जिसके बिना ये केस कंप्लीट नहीं हो सकता है। हाँ। और आपको हेल्प की उम्मीद, आप उनसे यही डायरेक्टली बोलोगे कि आपसे हेल्प की उम्मीद है, थोड़ा अगर आप हेल्प करेंगे तो ये जल्दी क्रैक कर पाएंगे हम लोग। फिर हम्म। हम लोग इस डिटेल में। और कई बार क्या होता है, जैसे कि जीएनएम की नॉलेज है, कॉन्फ्लिक्ट की नॉलेज है, हम जरा सा छेड़ देते हैं कॉन्फ्लिक्ट की, क्या इससे रिलेटेड कुछ हुआ है आपकी लाइफ में, हम्म। उनको तुरंत हो जाता है और वो फिर आपकी हेल्प करने के लिए रेडी भी हो जाते हैं। हाँ, और वो फिर करते हैं। उन्हें भरोसे में लेना है। आपने बहुत सही शब्द बोला सबसे पहला। और भरोसे में लेना है कि ये इन्फॉर्मेशन कहीं और नहीं जाती है। भरोसे में हाँ लेना जी, हाँ होता है जी। कि इसके बिना बंदा क्योर नहीं हो सकता अगर ये नहीं बताया गया। भरोसे में लेना होता है बहुत इस तरह से। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हो। और कई बार क्या है कि अगर एक और इसमें बड़ा पहलू बड़ा अच्छा है कि अगर आपको जीएनएम के अकॉर्डिंग कंफर्म हो लगभग कि यही रीजन होगा, तो आपने वो सवाल धागा, पेशेंट के एक्सप्रेशन, भाव बदल जाएंगे, उससे पर उठा लोगे आप बिल्कुल कि यही है। इसका बिल्कुल। मतलब चेहरे की भाव भंगिमा बदल गई तो समझ लो यही है। क्यों जी? कई लोग बिल्कुल। आपने देखा होगा, याद आएगा अब आपको जब मैं आपसे बात करूंगा दीपशिका डॉक्टर से, जब आप पूछने चलते हो कई लोग, तो वो अपनी
अपना वो क्या कहते हैं ना, हाथ मोड़ लेते हैं, बगल में कर लेते हैं। हाँ तो हाँ जो खुले हुए हाथ थे वो बगल में हाथ लगा के, मतलब वो कहते, इसको मैं शब्दों में नहीं बोल पा रहा हूँ, हाथ मोड़ लेते तो एक तरह से वो उसमें चले जाते हैं, कवर अप में। तो वहां आप समझ जाओ कि बिल्कुल। ये बंदा इन्फॉर्मेशन नहीं देने वाला। ये जो है, हाँ क्योंकि हाथ खुले हाँ होते हैं तो ओपन होता है बंदा, और हाथ बांध के बगल में ले जाता है तो वो एक तरह से वो क्लोज कर लिया। तो ऐसे भी आपको पता चल जाएगा कि ये कोऑपरेट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो बिल्कुल। ये बहुत, अब इसमें शायद और अच्छा वो देंगे भाव 86 फुट नोट में, कह रहे हैं एनी कॉजेज ऑफ ए डिसग्रेसफुल करेक्टर which the patient or his friends do not like to confess, at least not voluntarily. The physician must endeavor to elicit by skillfully framing his question or by private information. कई कॉजेज ऐसे होते हैं डॉक्टर श्रेय जो डिसग्रेसफुल करेक्टर के होते हैं, जिनको समाज में अच्छा नहीं माना जाता, बदनामी, शर्मनाक जैसा कोई कारण जुड़ गया किसी के साथ, तो इसको पेशेंट या उसके फ्रेंड जो है वो कन्फेस नहीं करते सीधे सीधे, वॉलंटरी तो करते नहीं स्वेच्छा से। तो यहाँ फिजिशियन को चाहिए प्रयास करना कि वो एक ऐसा इसको एलिसिट करे स्किलफुल तरीके से, फ्रेम करते हुए अपने क्वेश्चन को ऐसा फ्रेम करे कि पेशेंट को ऐसा ना लगे कि डायरेक्ट उसी को हिट किया जा रहा है, या फिर प्राइवेट इंफॉर्मेशन के रूप में उन्हें वो करे, एलिसिट करे। To these belong poisoning or attempt suicide, onanism, indulgence in ordinary or unnatural debauchery, excess in wine, cordials, punch and other ardent beverages or coffee. थोड़ा सा इशारा भी कर दिया, ये होंगे मान लो किसी ने जहर खा लिया, वो हाँ बताए जी। कैसे, या अटेम्प्ट टू सुसाइड करा वो कैसे बताए, ओनानिज्म में चला गया, ओनानिज्म का अगर कोई शिकार है, इंटेलिजेंस इन ऑर्डिनरी एंड अननेचुरल डिबॉचरी में है, एक्सेस है, वाइन को अच्छा नहीं माना जाता, शराब पीता है वो अच्छा नहीं माना जाता, कॉर्डियल्स वगैरह, पंच एंड अदर आर्डेंट बेवरेजेस और कॉफी। ये डैश ला करें ओवर इंटेलिजेंस इन ईटिंग जनरली, या फिर ओवर इंटेलिजेंस इन ईटिंग जनरली और इन सम पर्टिकुलर फूड ऑफ ए हर्टफुल करेक्टर। कोई ऐसा पर्टिकुलर फूड खाता है जिसके बिना वो नहीं रहा जाता, जो हर्टफुल करेक्टर का है। इन्फेक्शन विद विनेरियल डिजीज और इच अनफॉर्चुनेट लव, जेलसी, डोमेस्टिक इनफैसिलिटी, वरी, grief on account of some family misfortune, ill usage, balked, revenge, injured pride, embarrassment of a pecuniary nature, superstitious fear, hunger, or an imperfection in the private part, a rupture, a prolapse, and so forth. सारे के सारे वो पॉइंट बताएं जो थोड़े से बंदा वॉलेंट्रीली सामने नहीं आता लेकर के, कोई इंडल्जेंस हो खाने को लेकर के, कोई पर्टिकुलर फूड जो हर्ट करता हो, कोई इन्फेक्शन हो लग गया हो उसे विनेरियल डिजीज की वजह से, या इच, या कोई अनफॉर्चुनेट लव का शिकार हो गया हो, गलत इंसान से फिर प्यार में पड़ गया, जेलसी का शिकार हो, वो पेशेंट खुला थोड़ी बताएगा। डोमेस्टिक इन फैसिलिटी, नाकामयाबी घरेलू रूप में, वरी, ग्रीफ ऑन अकाउंट ऑफ सम फैमिली मिसफॉर्चून, इल यूजेज, बालकेट का मतलब होता है रोकना या रुकावट डालने वाला, रुकावट डाल के रिवेंज लेना, इंजर्ड होना प्राइड का, एम्बेरसमेंट ऑफ ए पिक्यूनियरी नेचर, कोई पैसे धेले से संपत्ति से रिलेटेड कोई एम्बेरसमेंट, सुपरस्टिशियस फियर, कोई सता रहा हो उसको, हंगर डैशला करें, और एन इम्परफेक्शन इन प्राइवेट पार्ट, या रप्चर, या प्रोलैप्स एंड सो फोर्थ, यानी कि और भी कारण ऐसे होंगे जिनको केयरफुल तरीके से आपको इंटेरोगेट करना होगा। तो ये था 93 और इसका फुटनोट था 86।
94 में कह रहे हैं while inquiring into the state of chronic diseases, the particular circumstances of the patient with regard to his ordinary occupation, his usual mode of living and diet, his domestic situation and so forth must be well considered and scrutinized to ascertain what there is in them that may tend to produce or to maintain disease, in order that by their removal the recovery may be promoted. जब आप इंक्वायरी कर रहे हो किसी क्रॉनिक डिजीज की स्टेट की खास करके, तो आप कुछ पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस पे पेशेंट के ध्यान देना होगा, उनके रिगार्ड में आपको आगे बढ़ना होगा कि भाई क्या ऑर्डिनरी ऑक्यूपेशन क्या है आपका यूजुअल मोड ऑफ लिविंग क्या है, ये देखना होगा पेशेंट का, उसकी डाइट को देखना होगा, उसके डोमेस्टिक सिचुएशन को देखना होगा, और इस तरह से और कुछ देखना होगा, और मस्ट बी वेल कंसिडर्ड एंड ये सब चीजों को वेल कंसिडर करना होगा और स्क्रूटिनाइज करना पड़ेगा, इसको छानबीन करना पड़ेगा, ये तय करने के लिए कि इनमें से कोई पैदा तो नहीं कर रहा है इसके क्रोनिक डिजीज को, ऐसा कोई सर्कमस्टेंस, या मेंटेन तो नहीं हो रखा डिजीज किसी वजह से, किसी मोड ऑफ लाइफ से, डाइट से, डोमेस्टिक, ताकि अगर ऐसा कुछ है तो उसको आप दूर करके रिकवरी को प्रमोट कर सकें, मेंटेनिंग, तो वो भी देखना है। तो एक्साइटिंग कॉज और मेंटेनिंग कॉज दोनों यहाँ पे दे रखा है, मतलब हाँ, एक्साइटिंग का मतलब प्रोड्यूस कर रहा है, और मेंटेनिंग कॉज का वो है जो उसे बनाए रखे है। क्यों जी? बिल्कुल। हाँ, तो इसमें 87 फुट नोट है प्रमोटेड के ऊपर, कह रहे हैं कि इन क्रॉनिक डिजीजेज ऑफ फीमेल्स इट इज स्पेशली नेसेसरी टू पे अटेंशन टू प्रेगनेंसी, स्टेरिलिटी, सेक्सुअल डिजायर, accouchments, miscarriages, suckling and the state of the menstrual discharge. क्रॉनिक केस यदि फीमेल का है, विशेष रूप से आवश्यक हो जाता है ध्यान देना उसकी प्रेगनेंसी हिस्ट्री पे, उसकी स्टेरिलिटी से रिलेटेड, उसकी सेक्सुअल डिजायर से रिलेटेड, उसका अकाउचमेंट से मतलब, अकाउचमेंट का मतलब होता है द एक्शन ऑफ गिविंग बर्थ टू ए बेबी, इसी बच्चे को जन्म देने के हिसाब से। मिसकैरेजेस के बारे में पूछो, सकलिंग के बारे में पूछो, स्टेट ऑफ मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज के बारे में विशेष रूप से पूछिए, क्रोनिक डिजीज यदि किसी फीमेल का आ रहा है कोई भी। With respect to the last named, more particularly, we should not neglect to ascertain if it recurs at too short intervals or is delayed beyond the proper time, how many days it lasts, whether its flow is continuous or interrupted, what is its general quantity, how dark is its color, whether there is a leukorrhea before its appearance or after its termination, but especially by what bodily and mental ailments, what sensation and pains it is preceded, accompanied or followed. और जो लास्ट वाला है इसको और डिटेल में बता दिया मेंस्ट्रुअल फ्लो के हिसाब से, मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज को लेकर के। तो और आगे बढ़े हैं, कह रहे हैं मोर पर्टिकुलरली, ये जो मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज नाम लिया है इसको लेकर के तो और जरूर पूछें कि हमें नेग्लेक्ट नहीं करना है, ये असरटेन करना है कि ये कितना इट रिकर्स एट, क्या आप ये थोड़े थोड़े टू शॉर्ट इंटरवल्स तो नहीं आता और डिलेड तो नहीं होता बियॉन्ड प्रॉपर टाइम, कितने दिन रहता है, कितने दिन तक चलता है, क्या इसका फ्लो कंटिन्यूअस है या रुक रुक के आता है, क्या इसकी जनरल क्वांटिटी क्या है, कितना डार्क है कलर में, वेदर देयर, क्या लिकोरिया इससे पहले या इसके टर्मिनेशन के बाद लिकोरिया तो नहीं होता, ये सब पूछना है। बट स्पेशली बाय व्हाट बॉडीली और मेंटल एलिमेंट, और इसमें भी विशेष रूप से आपको उसका बॉडीली और मेंटल एलिमेंट्स पूछना है कि उस दौरान आपको कैसा स्वभाव हो जाता है, क्या क्या बदलाव आते हैं आपके मूड में, आपके शरीर में। कई लेडी बोलती है ना, मेरे को जब मेंसेज आते हैं तो चेहरे पे दाने हो जाते हैं, मेरे को मेंसेज आते तो मेरे को डायरिया हो जाता है, मेरे को मेंसेज आते तो मेरे को पाइल्स आ जाती है। ये तो बॉडीली बोलते हैं, कई बार मेंटल एलिमेंट्स में आता है, मेरा मूड स्विंग होता है, मेरे को
मैं डिप्रेस हो जाती हूँ, ये बहुत ज्यादा चिड़चिड़ी हो जाती हूँ, बहुत ज्यादा सफाई करने लगती हूँ, बहुत ज्यादा ऐसा जो चेंज आते हैं मेंटल एलिमेंट्स और बॉडीली जरूर देखना है स्पेशली, और जोर दे रहे हैं डिस्पोजिशन है बेसिकली, ये चेंज डिस्पोजिशन पे मेडिसिन जाएगी वहां पे। इसमें क्रॉनिक डिजीज में हनीमैन साहब कहते हैं डॉक्टर दीपशिखा के अगर यहाँ पर कोई ऐसी है क्रोनिक केस है, किसी की मेडिसिन भी चल रही है और ऐसा कोई लेडी को हो रहा है, तो कई बार बीच में स्मेल करा देते हैं नक्सोमी का, अगर इंडिकेटेड है उसके एक ग्लोब्यूल को, सीपिया के एक ग्लोब्यूल को, कोलोसिंथ के एक ग्लोब्यूल को स्मेल कराते हैं, खिलाते नहीं है, ये ध्यान देना। हाँ, स्मेल के पीछे हाँ, का कहना है कि वो काम भी कर जाए और चलती हुई दवा को डिस्टर्ब भी ना करे, ऐसा चलते हुए कोर्स को डिस्टर्ब भी ना करे और वो अपना काम भी करे। तो वहां केवल बोतल में डाल के एक ग्लोब्यूल उसको केवल स्मेल कराने से ही काम बन जाता है ऐसे केस में, और लेकिन आती मेडिसिन वही है जो स्टेट की है वहां पर अल्टर्ड डिस्पोजिशन के हिसाब से। व्हाट सेंसेशन एंड पेन, कैसी सेंसेशन है, कैसे पेन्स है, इट इज प्रोसीडेड अकम्पनीड एंड फॉलोड, क्या ये शुरू होने से पहले या उसके दौरान या उसके बाद कैसी सेंसेशन होती है, कैसी पेन है, बिफोर ड्यूरिंग एंड आफ्टर, जो है सब पूछो। इफ देयर इज लिकोरिया व्हाट इज इट्स नेचर, व्हाट सेंसेशन अटेंड इट्स फ्लो, अगर लिकोरिया है तो इसकी स्वभाव कैसा है, इसकी प्रकृति नेचर स्वभाव कैसा, थिक है, येलो है, ग्रीन है, ओपेंसिव है, एक्रिड है, ब्लेंड है, कैसी सेंसेशन है जब ये फ्लो करता है, इन व्हाट क्वांटिटी इट इज, कितनी मात्रा में जाता है, एंड व्हाट आर द कंडीशन एंड ओकेजन्स अंडर विच इट अकर, कौन सी ऐसी कंडीशन और कौन सी ऐसे ओकेजन होते हैं कब ये जाता है। तो कहते हैं ना लिकोरिया वाइल वॉकिंग, लिकोरिया वाइल सिटिंग, लिकोरिया वाइल लाइंग, लिकोरिया वाइल ड्यूरिंग स्टूल, तो वो भी मायने रखेगा, चाहे लिकोरिया हो चाहे वो मेंसेस का फ्लो हो, दोनों में ये कंडीशन ओकेजन्स कब वो आता है या कब वो बढ़ता है उसका यहाँ पे लेना देना है भाई। ये सारी चीजें आपको एहसास हो रही होंगी, रिपोर्टरी में सबके बारे में रूब्रिक्स दे रखे हैं इन सारी सिचुएशंस के ऊपर बने हुए, बिफोर ड्यूरिंग एंड आफ्टर वाला और कैसे करेक्टर है उसके वाला, सब पे आपके रूब्रिक्स हैं। तो ये आपकी मेडिसिन को लाने में मदद करेंगी सारी इन्वेस्टिगेशंस। ठीक है जी, जी, काफी अच्छा पार्ट चल रहा है और काफी अच्छा लगा। अभी और कोई पॉइंट रखना है दीपशिखा, डॉक्टर श्रेय, डॉक्टर सिमरन भी आ गई, और कोई बात रखनी है भाई बच्चों? नहीं, बस यही देखिए कि कितना डिटेल्ड है यहाँ पे मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री फीमेल का, और ये कितना इम्पोर्टेंट होता है। कई बार इससे भी काफी कुछ मेडिसिन सिलेक्शन में बहुत हेल्प मिल जाती है। अरे तो सही बताइए, बहुत जल्दी बस इस पोर्शन को हम फीमेल्स में तो बहुत डिटेल में लेते हैं, बहुत डिटेल में, बहुत आराम से। हाँ, इसमें बहुत कुछ मिल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें लिखा ना बॉडीली और मेंटल एलिमेंट, तो ये हाँ, जरूर मिलते हैं बॉडीली स्पेशली बट स्पेशली बाय व्हाट बॉडीली एंड मेंटल एलिमेंट्स, विशेष रूप से ध्यान दो कि शारीरिक क्या बदलाव आते हैं उस दौरान और क्या मानसिक बदलाव आते हैं उस दौरान। तो ये बेसिकली चेंज डिस्पोजिशन है, और बिना चेंज डिस्पोजिशन को या बिना डिस्पोजिशन को कंसिडर करे आपका प्रिस्क्रिप्शन पूरा है ही नहीं सिमरन। बिल्कुल। तो बहुत ही अच्छा है जी। हेलो सर, मुझे पूछना था बस। हाँ बताओ क्या पूछना है। सर, ये जो आपने अभी बताया कि इसमें नेक्सवोमी का एक डोज सुंघा देंगे तो फिर वो किसको इफेक्ट नहीं करेगा? वो जो अगर क्रॉनिक केस चल रहा है ना बेटा, अगर क्रॉनिक एलिमेंट के लिए मेडिसिन चल रही है किसी पे फीमेल पेशेंट की और क्रॉनिक प्रेस्क्रिप्शन दे रखा है, तो क्रॉनिक डिजीज में हनीमैन साहब कहते हैं कि अगर उसको ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन बहुत ज्यादा कोलिक हो जाए, बहुत ज्यादा स्टेट कोई ऐसी आ जाए, एक्यूट स्टेट आ जाए जहां पे आपको मेडिसिनल इंटरफेयर करना जरूरी है, तो वहां उन्होंने ये बताया कि अकॉर्डिंग टू स्टेट आप इनमें से जो उस समय का जो चेंज डिस्पोजिशन है, जो अभी इसमें वर्ड आया भी मेंटल एलिमेंट्स के रूप में, तो वहां पर कुछ मेडिसिन उन्होंने सजेस्ट करी हैं, जिसमें सीपिया है, कोलोसिंथ है, नेक्सोमिका है। कहते हैं इनमें से जो भी अप्रोप्रिएट मेडिसिन को
सिंगल ग्लोब्यूल वेट करके वाइल में डाल के उसे स्मेल करा सकते हैं। तो वो कहते हैं स्मेल कराने का ये फायदा है कि ये जो उस समय पर अब जो एक्यूट स्टेट आई है ये निकल जाएगी, और ऐसा करने से हैनीमैन साहब का मानना है क्रोनिक डिजीज में कि आपका जो प्रेस्क्रिप्शन है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेस्क्रिप्शन जो कर रखा है वो लीक से नहीं हटता है ना बेटा। जब क्रोनिक डिजीज पढ़ेंगे ना ये शब्द आएंगे। हाँ सर अगर जैसे कि कोई सर अगर कोई मेडिसिन जैसे चल रही हो कॉन्स्टिट्यूशनल किसी की, हाँ और जैसे कोई कीड़ा वगैरह काट लेते हैं तो मतलब उसको उस टाइम पे जो पेन हो रहा हो जैसा, तो उसके लिए कोई मेडिसिन को सुंघा सकते हैं या फिर अप्लाई भी करने का होता है? नहीं, बेसिकली पता है क्या, हमें ये बहुत अच्छा पॉइंट आ रहा है आपके दिमाग में। ये इंटरफेयर करने जैसी चीज जितनी अवॉइड हो सके उतनी हमें अवॉइड करनी ही है। अगर मान लो किसी के कीड़ा काट लिया किसी ने, और कीड़ा काटने से है तो वहां अभी इन्फ्लेमेशन ही, यदि पेशेंट की लाइफ थ्रेटनिंग में ना जा रही हो, पेशेंट की लाइफ इतनी ज्यादा डिस्टर्ब ना हो रही हो कि बिना इंटरफेयर करे उसका काम बन ही नहीं सकता, नहीं तो नुकसान हो जाएगा पेशेंट को, तो वहां पे करना है। अदरवाइज अगर किसी क्रोनिक केस की मेडिसिन चल रही है, कोई कीड़ा वीड़ा काट ले, इन्फ्लामेशन हो, पेन हो, तो उसका दूसरा मैनेजमेंट कर लो, ना कि कोई मेडिसिनल प्रेस्क्रिप्शन नहीं बनता होम्योपैथिक। यहाँ अगर आप यहाँ करेंगे तो पक्का आपकी ओरिजिनल मेडिसिन वो हो सकती है, हिंड्रेंस आ सकती है, ऑब्स्टेकल की तरह से ये उसको वो कर सकती है, रुकावट। तो वहां ये देखा जी, ये सूझबूझ का मसला है बच्चे, ये जो फिजिशियन के अपने स्किल का मसला है कि मैं इंटरफेयर करूं या ना करूं, किस लेवल पे जाके करूं, पहले मैनेज कर लूं फिजिकली बाहर से। तो बहुत सारे तरीके हैं ना, बहुत सारे तरीके हैं जो आपकी मेडिसिन को बिना डिस्टर्ब करे भी उसको मैनेजमेंट की तरह से किए जा सकते हैं, है जी। जी सर। हाँ तो ऐसा कुछ है, और इसमें एक्चुअल में कोई स्टेटमेंट नहीं दिया जा सकता, ये स्टेट तय करेगी पेशेंट की, है ना। मैंने ये वो वर्ड बोले जो हैनीमैन साहब ने क्रोनिक डिजीज में मेंसेस को लेकर के स्पेशली बातें कही हैं, वो जब हम पढ़ेंगे तो वो वहां क्लियर हो जाएंगे। लेकिन हम छोटी छोटी बातों पे पेन हो गया किसी कीड़ा काटने से, या बुखार आ गया जो बहुत खतरनाक भी नहीं है, या थकान हो गई, या लूज मोशन हो गए जो कि खतरनाक नहीं है, हम उनमें जबरदस्ती वहां जाके मेडिसिन ना दें, वहां मैनेजमेंट कर लें एक्सटर्नल। ठीक है जी सर। चलो ठीक है भाई, सबको नमस्ते, सबको राम राम, सबका धन्यवाद। राम राम सभी को, राम 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 भाई, राम राम जी।